नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बच्चों, हम इतिहास का कक्षा 9 का अध्याय कर रहे थे, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं और अब हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। और जब हम पहला भाग पढ़ रहे थे तो उसमें हम अंतिम बात कर रहे थे औपनिवेशिक शासन में चरवाहों के साथ अंग्रेजों के द्वारा क्या क्या किया गया उसको हमने पढ़ा था। अब हम उसी को ही लगातार आगे बढ़ते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस औपनिवेशिक शासन ने किस तरह से चरवाहों की ज़िंदगी को प्रभावित किया और कैसे उन्होंने उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ इस भाग में हम ये भी जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में, वहाँ पर जो चरवाहे रहते थे वहाँ पर भी किस प्रकार औपनिवेशिक शासन की वजह से उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया। तो आइए बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से इन चरवाहों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए। एक तो बड़ी बात ये हुई कि जब चरागाह वाली भूमि को खेती में तब्दील कर दिया गया तो क्या हुआ, चरागाहों की कमी हो गई। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो आरक्षित वन थे वहाँ पर इन चरागाहों को अपने पशु चराने की वहाँ पर अनुमति नहीं थी। अब इससे क्या हुआ, इन दोनों चीज़ों से ये फ़र्क पड़ा कि जो चरागाह थे वो कम रह गए थे जबकि जानवर ज़्यादा थे। अब पहले क्या होता था कि जब चरागाह ख़त्म हो जाते थे, घास ख़त्म हो जाता था तो ये लोग दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो बंदिशें लग गई। अब जब बंदिशें लग गई तो वो दूसरी जगह पर अपने पशुओं को लेकर के नहीं जा सकते थे और वो उसी जगह पर ही, एक ही चरागाह पर ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराने लगे। अब जिससे क्या हुआ कि चरागाहों का घास खत्म हो गया और जिसके चलते हुए कि जो जानवर थे वो धीरे धीरे मरने लगे। तो आइए बच्चों, अब ये देखें कि इन चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। अब उनको पता था कि चरागाह तो नहीं बचे हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके जो पशु थे उनकी संख्या कम कर दी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखना शुरू कर दिया कि क्या कहीं और जगह पर भी नए चरागाह मिल सकते हैं और उन्होंने उसकी तलाश भी शुरू कर दी। जैसे राजस्थान से जो रायका चरवाहा थे वो धीरे धीरे हरियाणा की तरफ जाने लगे। और इसके साथ साथ जो धनी चरवाहे थे उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके पास पैसे थे, उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा लिया और वहीं पर खेती करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने अपना जीवन स्थायी रूप से व्यतीत करना शुरू कर दिया। और जो चरवाहे धनी नहीं थे, जिनके पास धन की कमी थी, उन्होंने भी क्या किया, पैसा उधार उठाया, ब्याज पर पैसा लिया और उन्होंने भी कोशिश की कि हम भी ये काम करें। लेकिन वो ऋण चुका नहीं पाए और बाद में वो एक मजदूर के रूप में काम करने लगे। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि जो चरवाहे हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपने ढंग से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जब भी उनके सामने समस्याएं आती हैं तो इस प्रकार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। यानी जब इस प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती, यानी चरागाहों की कमी हो जाती, तो वो क्या करते, उस काम को छोड़ करके धीरे धीरे दूसरे काम धंधों में लगना शुरू कर देते। यानी उनकी जो जिंदगी है घुमंतू चरवाहों वाली, वो आज भी है, आज भी हमें देखने को मिलती है। और चरवाहों की जिंदगी में इस तरह के जो परिवर्तन आए, जो बदलाव आए, वो केवल भारत में नहीं थे,
वो विश्व के कई हिस्सों में ऐसे बदलाव देखने को मिले। अब हम एक विश्व के ऐसे ही हिस्से की बात करने जा रहे हैं जहां पर इन चरवाहों का जो जीवन था, जो पहले जैसा था, वो किस तरह औपनिवेशिक शासन के आने से पूरी तरह बदल गया। और हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले इन घुमंतू चरवाहों की। तो आइए अब हम अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलते हैं, जहां पर दुनिया की 50% आबादी इन चरवाहा गतिविधियों से जुड़ी हुई है। अफ्रीका में लगभग 2,50,00,000 लोग ऐसे हैं जो इन चरवाहा गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इनमें बर्बेरस, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। भारत के चरवाहों की तरह इन अफ्रीकी चरवाहों के जीवन में भी औपनिवेशिक शासन की वजह से बहुत बदलाव आए। हम यहाँ पर एक समुदाय की बात करेंगे, उसको हम आधार मानकर उस समुदाय की बात करेंगे जिसका नाम है मसाई समुदाय, और जो घुमंतू चरवाहा है, यानी चरवाहा गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मसाई नाम माँ शब्द से निकला है। माँ साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से 3 लाख दक्षिण कीनिया में रहते हैं और 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। हम ये देखेंगे कि किस तरह औपनिवेशिक शासन ने और उनके द्वारा जो बंदिशें लगाई गई थी, किस प्रकार उन्होंने इन मसाई चरवाहा के समुदाय के लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। आइए सबसे पहले ये जानें कि उनके जो चरागाह थे उनका क्या हुआ। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार क्या कर रही थी,
वो जो पूर्वी अफ्रीका में किसान थे उनको कह रही थी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चरागाह वाली भूमि को किस में तब्दील कर लीजिए, खेती वाली भूमि में तब्दील कर लीजिए। और इस प्रकार जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, खेती का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ा, वैसे वैसे चरागाहों की जो भूमि थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। और इस प्रकार जो मसाई समुदाय था, जो अंग्रेजों के आने से पहले पूरी तरह से आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये समीकरण बदलने लगे, अर्थात मसाई समुदाय एक प्रकार से कम प्रभावहीन होता चला गया। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना भी एक स्थायी समस्या बन गया। आइए अब हम ये देखें कि किस प्रकार अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन आने से पूर्वी अफ्रीका के अंदर किस प्रकार उनकी सरहदें, किसानों की सरहदें, चरवाहों की सरहदें बंद कर दी गई। पहले क्या होता था, जब भी कहीं चरागाह की कमी होती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इस प्रकार की जो आज़ादी थी वो उनसे छीन ली गई। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। आइए अब हम ये देखें कि ये जो मसाई समुदाय था, सब लोगों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो भागों में बंटा हुआ था। एक था वरिष्ठ जन, जिनको एल्डर्स कहा जाता था, और दूसरा था योद्धा, जिनको वॉरियर कहा जाता था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो, वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाई समुदाय के मामलों को देखने के लिए
अंग्रेजी सरकार ने बहुत बड़े परिवर्तन किए जिनका आने वाले समय पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ पर मसाई कबीले थे या जो समूह थे उनके मुखिया नियुक्त कर दिए और उनके कबीले की जो जिम्मेदारी थी उनको सौंप दी और हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदियां लगा दी। और इस प्रकार जो वरिष्ठ जन और जो योद्धा थे, धीरे धीरे उनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में किस तरह चरवाहों की ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां पहले वे अपनी आज़ादी से जीते थे, अपनी खुशी से और आज़ादी से जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे, लेकिन इस औपनिवेशिक शासन या इस आधुनिक बदलाव की वजह से क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे जो अपने काम थे उसमें एक प्रकार से सिमट कर रहना पड़ा। एक प्रकार से उनकी जो आज़ादी थी उसको छीन लिया गया था। लेकिन फिर भी ये चरवाहे धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेते थे। कभी वो अपने पशुओं की संख्या कम कर देते थे, कभी कोशिश करते थे कि कहीं उन्हें और नया चरागाह मिल जाए, और कई बार दूसरे व्यवसाय से जुड़ जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चरवाहों को एक अतीत का विषय ही रहने दें। आज भी कई लोग इस बात को सोचते हैं कि जो चरवाहे हैं अभी भी अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खास करके जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो चरवाहा या जो घुमंतू चरवाहे हैं, इनका जो जीवन यापन है अभी भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आइए अब कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि आपने क्या समझा और क्या जाना है। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, गद्दी चरवाहा समुदाय निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? और विकल्प हैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही, गद्दी चरवाहा हिमाचल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, मसाई चरवाहा समुदाय अफ्रीका के किस भाग में रहता है? विकल्प हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण। तो आपको पता ही है कि मसाई चरवाहा समुदाय अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में निवास करता है। प्रश्न नंबर 3, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? और विकल्प हैं भाबर, बुग्याल, शिवालिक, गढ़वाल। और उत्तर है इसका बुग्याल। प्रश्न नंबर 4, मसाई समुदाय का सामाजिक विभाजन कितने भागों में था? विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। इसका उत्तर है 2। एक एल्डर्स वरिष्ठजन और दूसरा वॉरियर्स योद्धा, इन दो समूहों में विभाजित था। प्रश्न नंबर 5, घुमंतू चरवाहे निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विकल्प हैं पहाड़ों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में या सभी में। तो उत्तर है इसका
सभी में। घुमंतू चरवाहे पहाड़ों में भी, मैदानों में भी और रेगिस्तानों में भी मिलते हैं। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भाबर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका भाबर कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल सर्दियों में शिवालिक की पहाड़ियों पर क्यों उतर आते हैं? उत्तर, क्योंकि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ़ जमने लगती है और हरियाली समाप्त होने लगती है, इसलिए अपने जानवरों के चारे के लिए ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, मसाई चरवाहा समुदाय में वरिष्ठ जन या एल्डर्स कौन होते थे? उत्तर, ये समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए समय समय पर सभा करते थे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।